नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का ये तीसरा सेशन चल रहा है। अभी तक आप 20 सवाल हल कर चुके हैं और आज भी आप ज़्यादा नहीं मात्र 10 सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अगर इन सवालों को आप अच्छी तरह सीख लेते हैं तो अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सवाल हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही लिए हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ यूकिलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों, जैसे ही यूकिलेटरल ट्रायंगल पूछा जाता तो आपके दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए। क्या? कि ऑल द साइड्स आर इक्वल और ऑल द इंटरनल एंगल आर 60 डिग्री। दो बातें दिमाग में आनी चाहिए। क्या? ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों इंटरनल एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टी आपको यूकिलेटरल ट्रायंगल की मालूम है तो आप सवाल हल कर लेंगे। क्या कह रहा है कि आपने फोर्स निकालना है, टू चार्जेस पे एफ है, नेट निकालना है। तो आपने मान लिया कि सर हमारे पास क्यू क्यू चार्ज था, आइडेंटिकल चार्ज थे, यानी सभी क्यू क्यू होंगे। किसी दो चार्ज के बीच में क्या है? द फोर्स बिटवीन, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज एफ। वेरी गुड। तब आपको नेट फोर्स निकालना ईच पे। देखिए, इसमें एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है कि चाहे हम इस चार्ज पे फोर्स निकाल लें, चाहे इस चार्ज पे फोर्स निकाल लें, चाहे इस चार्ज पे फोर्स निकाल लें, सब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है, साथ में डिस्टेंस जिसको आप एल मान सकते हैं वो भी आपका इक्वल है। और आप तो जानते ही हैं कूलम्ब्स लॉ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो चार्जेस इक्वल हैं, लेंथ इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे इस पे निकाल लें नेट फोर्स, चाहे इस पे निकाल लें, चाहे इस पे निकाल लें, दो चार्ज के बीच का नेट फोर्स F दिया है। तो जाहिर सी बात ये पॉजिटिव धक्का देगा, ये F हो जाएगा। आप चाहें तो इसको A और B भी मान सकते हैं, ABC मान लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखिए, ये भी आपका फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, ये हो गया। क्योंकि इक्वल साइज के हैं और इक्वल लेंथ है तो वैसे भी इन्होंने दे रखा है, ना भी दे रखा तो भी आप इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है बेटा? इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो साइड्स के बीच का एंगल है, बस क्या होगा? इक्वल होगा। अब आपको इन दो फोर्स का जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है रिजल्टेंट निकालना है। अगर हम फिगर में बना के दिखाएं तो दो वेक्टर है आपके पास, इनका सम, ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्रमशः एफ है और बीच का एंगल 60 है। तो आप कह सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। याद आ रहा फर्स्ट ईयर आपको? घर ही पे पढ़ लिए थे कोरोना में। तो दो वेक्टर हैं, अगर उनका सम करते हैं बेटा तो उनका रिजल्टेंट आता है पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 कॉस थीटा। अब देखिए, F1 कितना है बेटा? आपका F है, F2 भी आपका F है, इक्वल है। क्यों है? समझा रहा हूं इतनी देर से। 2 F1 F2 और थीटा आपका क्या हो गया? 60 डिग्री। क्यों हो गया? यूकिलेटरल है। यूकिलेटरल बहुत से मिलेंगे सवाल। दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। कौन कौन सी? सोती सर ने बताया कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द इंटरनल एंगल आर 60 डिग्री। काम बन गया आपका। जल्दी बताओ बेटा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। cos 60 की क्या वैल्यू होती है? एफ इंटू एफ स्क्वायर। cos 60 होती है 1/2। काम बन गया आपका। एक आम, दो आम, तीन आम, यानी 3F स्क्वायर। तो नेट फोर्स बराबर क्या हो गया? एफ स्क्वायर का एफ बाहर आ गया, √3 आ गया। तो नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे निकालिए, चाहे इधर की एनालिसिस कीजिए, चाहे इस पॉइंट पे कीजिए, चाहे इस पॉइंट पे कीजिए, आपको F इंटू √3 आएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन था। करा के दिखा दें एक और पेन, देख लीजिए। इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला 1 वाला, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस पे धक्का लगाएगा। इंटरनल एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो गए, फोर्सेस इक्वल है, तो यही चीज़ आ गई आपके पास। तो कहीं भी देख लीजिएगा F √3 ही मिलेगा, चाहे आप B पॉइंट पे देखें, चाहे C पॉइंट पे देखें, चाहे आप
ए पॉइंट पे देखें। आइए चलते हैं आगे, और आपको मालूम है कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू टिनी बॉडी विथ कांस्टेंट चार्ज, एक बार एयर में रखे गए, एक बार इंसुलेशन मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। आपको थ्योरी में हमने सिखाया था कि किसी मीडियम का फोर्स वैक्यूम या एयर के डिवाइड बाय के होता है। अगर आप चाहे एयर में रखें चाहे इसमें रखें। रेशियो किसका किसका चाहिए था आपको? एयर से मीडियम का, यानी इसको इधर ले आए, एफ एयर टू एफ मीडियम। इसको आप इधर ले आएंगे तो ये के हो जाएगा, या आप कह सकते हैं के रेशियो 1 के। तो के रेशियो 1, बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ ए इंसुलेटर कैन बी, इंसुलेटर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है के। तो अगर आप देखें जो गिवन क्वांटिटी है उसमें सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कौन सी क्वांटिटी का? 5 का। तो इंसुलेटर में सबसे ज्यादा के जो है वो लगभग इन्फिनिटी माना जाता है, बहुत हाई होता है, या आप कह सकते हैं के इज वेरी हाई इन इंसुलेटर। इंसुलेटर समझ रहे हैं बेटा? तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी मिले वो आप कर दीजिएगा। फिर देखिए एक अच्छा न्यूमेरिकल आपके सामने आया है। क्या कह रहा है बेटा? आपके पास की 3 चार्ज दिखाई दे रहे हैं, 4Q QQ ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका फिगर बना लीजिए बेटा। x बराबर 0, x बराबर L/2 और x बराबर L, यानी कि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक, कौन कौन से रखे हैं? +4Q, उसके बाद Q और उसके बाद Q रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। इस पे 0 है। तो आपने कहा सर अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो इस बारे पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे? ये वाला फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, एम आई राइट? तो आपने कहा FA पे तो आपको कुछ निकालना नहीं है, वो तो गिवन है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं। केवल आप किस पे कर सकते हैं? इस पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर बेटा पॉजिटिव लोगे तो इधर धक्का मारेगा तो कोई फायदा नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। नेट फोर्स 0 में कब आएगा? जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इसको इधर अपोजिट लाना है, क्योंकि ये तो फिक्स है 4QOQ, इसी को वेरिएशन है, इसीलिए पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, कि चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो ये बात तय हो गई कि इसको निगेटिव होना जरूरी है, तभी ये इधर अपनी तरफ खींचेगा और नेट फोर्स 0 मिलने के चांस बनेंगे। कब चांस बनेंगे? जब FB बराबर FA हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि निगेटिव होगा, अट्रैक्ट होगा। देखिए एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और वो बराबर हो, काम बन गया आपका। Q आपने चार्जों से गुणा कर दिया। डिस्टेंस यहां से यहां तक बेटा कितना होगा? L/2 होगा। यहां पे देख लीजिए इसके बीच में लगने वाला फोर्स कांस्टेंट K है, 4Q यहां पे है, Q देखिए C पे है बेटा। डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है A और C के बीच में? L²। काम बन गया। पहले तो आप इसको उड़ा दीजिए, के को काटने में बड़ी मजा आती है, ऊपर चला गया 4/L² Q, एम राइट? ये स्क्वायर होके ऊपर चला गया। यहाँ क्या बचा? 4Q/L²। काम बन गया आपका, 4 कट गया, L² कट गया, Q हो गया। लेकिन गलती से ये मत कराइएगा। क्या चाहिए था आपको? निगेटिव, तभी द अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको चाहिए Q बराबर -Q। तो देखिए आप जल्दी में इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं कि भाई इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, आप कर भी लेते और साइन को गड़बड़ कर देते, क्योंकि अपोजिट बनाने के लिए आपको Q को निगेटिव रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन भी बिल्कुल लगभग वैसे ही है। द चार्ज Q इज प्लेस द सेंटर ऑफ द टू इक्वल चार्ज Q। ध्यान रखिएगा, इसमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम बना रहा है। होल सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओहो,
तो भाई साहब अगर इनकी बात सुनी जाए तो एक लाइन चार्ज, ये लाइन हो गई जिस पे आपके पास क्यू क्यू चार्ज रखा था और जो आपने क्यू था वो सेंटर पे रखा था। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक एल माने तो एल बाई टू पे ये है, एल बाई टू पे ये है। अब मज़ेदार बात बता बेटा, क्या देख रहे हो जो हम सिखाना चाह रहे हैं इस सवाल की मदद से। आप बड़े मज़े से कह सकते हैं कि यार क्यू पे अगर हम जीरो निकाल लें, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला इधर फोर्स मारेगा, ये इधर मारेगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन होल सिस्टम विल बी नॉट इक्विलिब्रियम। क्यों? होल सिस्टम का मतलब है कि भैया किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, कॉर्नर वाले को, होल सिस्टम है यानी सब पे जीरो जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस पर देखिए, इस पर क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये इधर धक्का मार रहा है, ये भी आपने पॉजिटिव लिया है क्योंकि जब ये पॉजिटिव लेंगे तभी ये कंडीशन होगी और ये जीरो पे आएगा तो इधर भाग जाएगा। तो यानी कि ये नहीं हो सकता। तो ऐसे सूरत हाल में क्या करना पड़ेगा? आपने कहा सर जी होल सिस्टम इक्विलिब्रियम, कहाँ लिखा है होल सिस्टम? ये है द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारे तीनों किसी पे ले लें तो वहाँ पे जो है ज़ीरो होना चाहिए। इस पे भी जीरो होना चाहिए फोर्स, इस पे भी जीरो होना चाहिए और इस पे भी होना चाहिए। अगर ये जो सामने कंडीशन दिख रही है उसमें इस पे तो जीरो हो गया बेटा, लेकिन इस पे जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इधर मान है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम, इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, तब इस सिस्टम पे जीरो होगा। कैसे होगा? इधर ये वाला मारेगा एफ ए और जो सी वाला है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट हो पाएंगे, काम बन पाएगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल। तो एफ सी अपान एफ ए कर लीजिए कि एफ सी क्या है। अब आप यहाँ माइनस ना रखिएगा क्योंकि आपने कंडीशन वेक्टर लगा चुके हैं, इतना अपान एल बाई टू का होल स्क्वायर। इधर आए, यहाँ से क्या है बेटा? क्यू इंटू क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा? एल स्क्वायर है। काम बन गया। के कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ऊपर चला गया तो आप कह सकते हैं 4 अपान एल स्क्वायर क्यू अपान एल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और जल्दी के मारे ये ना लगाइएगा। खैर इसमें तो सब पे निगेटिव दे रखा है इसलिए आपसे गलती नहीं होगी। क्यू मस्ट बी निगेटिव, तो ये आपका निगेटिव होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज माइनस क्यू बाई 4। तो देखिए मित्रों कितना आसान है, लेकिन यहाँ दिखना है कि केवल इस पे जीरो नहीं मानना है, सिस्टम पे जीरो है यानी जितने भी चार्ज हैं उस पे नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये निगेटिव रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए इसको, ये पॉजिटिव है, ये अपनी ओर खींचेगा, ये भी पॉजिटिव है अपनी ओर खींचेगा, अपोजिट हो गए। इक्वल तो है ही है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर ही है और लेंथ भी बराबर है, तो आपका होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आगे चलते हैं कि क्या कह रहा है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय द पैरेलल प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना दे रखा है ई से, वेलोसिटी इतनी है और आपको प्लेट के सेपरेशन से डी डिस्टेंस है, आपको जाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बताना बेटा? एक्सेलेरेशन मास दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो F बराबर m है। मास केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ना कोई इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ना कोई और फोर्स लग रहा है, तो F बराबर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं E बराबर किसके होता है? F अपान Q के। Q चार्ज है, कौन एंटर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मानते हैं आप? माइनस E मानते हैं। बस जहाँ F लिखना था वहाँ पे आपने माइनस E लिख लिया, बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, इसलिए एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस E अपॉन m। है कोई? यस, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट फ्रॉम यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ये आपके पास वायर है, आपको हमने ड्राइव भी किया था, थ्योरी में आप देख भी लीजिएगा। और कोई पॉइंट नियर बाई पॉइंट r दूरी पे P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी थी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है?
2 से ऊपर नीचे गुणा कराया था, 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपन आर। लैम्डा क्या होता है? क्यू प्रति यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो पूछ रहा था ई किसके प्रोपोर्शनल है। देखिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो 1/r के। 1/r दिया नहीं है, r को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग। कर दीजिए, बहुत अच्छी रिंग नहीं बनी है, आप बना लीजिए आराम से। जैसे ही चार्ज देंगे तो क्यू जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक आपके पास क्यू है सेंटर पे, कितना होगा? अरे भैया इधर को देखो, ये वाला इधर हरेगा, सिमिलरली ये वाला उतना ही इक्वल अपोजिट यहाँ बनाएगा। डिस्टेंस और चार्ज बराबर है, चार्ज भी यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस बराबर है, नल एंड वाइड हो जाएंगे। इसी तरह इस साइड्स वाला इधर फोर्स लगाएगा और इधर वाले इसको इधर धक्का मारेंगे, यहाँ पे भी नल एंड वाइड हो जाएगा। तो प्रत्येक डायरेक्शन से डिस्टेंस बराबर है, चार्ज की क्वांटिटी बराबर है, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। इसलिए सेंटर पे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या सेंटर पे जो फोर्स है चार्ज पे वो 0 होता है। क्या कह रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को जानते हैं, क्या लिखते हैं? 2h4, यानी एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि जो इनक्लोज सरफेस है, जो अल्फा पार्टिकल, उस पर चार्ज कितना है? 2e का है। और आप जानते हैं कि फ्लक्स बराबर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, और अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 है कोई? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस। आप भी कहते होंगे सर को, सोती सर को गॉसियन सरफेस बहुत पसंद है, बहुत जगह यूज करते हैं। बेटा इसी के यूज से ही आगे बढ़ते हैं। क्या होती है? स्केलर होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, मैग्नेटिक होती है कि वेक्टर होती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो होगी नहीं, आप समझ गए, क्योंकि एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो क्या करती है? टोटल चार्ज इनक्लोज करती है। एक बात देखिए, यहां से गॉसियन सरफेस से आप क्या निकालने की कोशिश करते हैं? फ्लक्स ही तो निकालते हैं आप। टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन इतना, एम आई राइट? और अंतोगत्ता आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। निकालते हैं नहीं निकालते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी है। इसी से आप क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस की 2 खासियत खुसूसियत बताई कि प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और जो फ्लक्स है, जो एरिया वेक्टर है, वो नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। यानी कि जो गॉसियन सरफेस है वो 2 वेक्टर क्वांटिटियों का ट्रीटमेंट करती है। तो जाहिर सी बात है, जो गॉसियन सरफेस है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो 2 वेक्टर को डील करती है। हाँ, जो वो कैलकुलेट करती है वो एक फ्लक्स करती है, हालांकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस है वो वेक्टर होना चाहिए। वो वेक्टर है क्योंकि वहाँ पे हम लोग वेक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। 2 फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, ये आज के सवाल थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर कोई आपकी अपनी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स पे लिखना ना भूलिएगा। आप लिखिएगा, हम उसको यथा समय पे सॉल्व कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।